नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बेबाक विद आशुतोष झा में। आज हम चर्चा करेंगे अलायंस की। आपको लगेगा कि एक बार की अलायंस की चर्चा क्यों? अब देखिए, पिछले 1 डेढ़ साल से जो पूरी राजनीति चल रही थी, उसका पटाक्षेप होकर आया है अभी दिल्ली इलेक्शन। और ये राजनीति चल रही थी कि एक तरफ एनडीए है, एक तरफ आईएनडीआईए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक तरफ, और एक तरफ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इस तरीके से नाम दिया गया। और वो दिल्ली आते आते एक तरफ एनडीए बिल्कुल मजबूती से खड़ा दिखा, दूसरी तरफ आईएनडीए अलायंस बिल्कुल बिखरा हुआ, और फाइनली आखिर में जो रिजल्ट आया उसमें ये था कि आईएनडीआईए पस्त। तो क्या देखिए, इलेक्शन के लिहाज से, लोकसभा इलेक्शन के लिहाज से ये बार बार कहा जा रहा है कि आईएनडीआईए का गठन किया गया था, लेकिन जिस देश में हर साल 4 से 5 इलेक्शन हो रहे हों, वहाँ कोई एक अलायंस ऐसा स्थिर रह सकता है या अपना दमखम दिखा सकता है जो सिर्फ 5 साल में आने वाले एक इलेक्शन के लिए बना हो। इसीलिए हम बात करेंगे अलायंस की। अब बात आती है कि दिल्ली इलेक्शन खत्म हुआ, जिसमें कि लगातार महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद दिल्ली में भी बीजेपी बहुत मुस्तैदी से बड़ी जीत के साथ सत्ता में आ रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है सो बिल्कुल बिखरता हुआ नजर आ रहा है। फिर से अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इसी साल के अंत तक आपको एक इलेक्शन फिर मिलेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन मिलेगा, बिहार का इलेक्शन। वहां पर फिर देखेगा कि किस तरीके से अलायंस के बीच में वो जंग होती है, या अलायंस वर्सेस बिखरे हुए कुछ दल के बीच में जंग होती है। अब देखिए, 2026 में फिर कई इंपॉर्टेंट स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं। वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इस तरीके के। और वहां फिर से ये परीक्षा होगी कि एक अलायंस के खिलाफ कोई अलायंस उतर पा रहा है, या एक मजबूत अलायंस के खिलाफ बिखरे हुए दल। अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्थितियां होती हैं, वहां का इक्वेशन अलग होता है, उस लिहाज से होता है, फिर भी ये मैटर करता है। और ये बार बार बात आ रही है, लगातार दिख रहा है कि एक तरफ एनडीए मजबूत से मजबूत होता जा रहा है, दूसरी तरफ आईएनडीआई कमजोर से ध्वस्त तक की स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति बनी है तो क्यों? अब 2-4 रीजन हैं जिसके लिए जरूरी है कि कोई अगर मजबूत गठबंधन हो तो ये चीजें हों। अब एक तो है कि भाई शेयर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आपके हित एक होने चाहिए। वाजपेयी जी ने भी एक बार पहले भी बात कही थी हमने आपसे, कि उन्होंने कहा था कि भाई इन पॉलिटिक्स देयर इज नो परमानेंट अलायंस बट इंटरेस्ट्स आर परमानेंट। यानी इंटरेस्ट जब तक सर्व ना हो रहा हो तो अलायंस परमानेंट नहीं हो सकता। अब उसी ग्राउंड पे आप एनडीए और आईएनडीआईए को परख कर देख लीजिए कि एक तरफ एक दूसरे से लड़ रहे दल, वो ये तय नहीं कर पा रहे कि उनका इंटरेस्ट इसमें है कि साथी जीतें, या उनका इंटरेस्ट इसमें है कि साथी हारें। मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अभी, हाँ, जब दूसरे तीसरे पॉइंट पर आऊंगा तो। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में यह है कि हम जीतें, हमारे साथी भी जीतें, हम मिलकर अपने साथी को भी जिताएं। ये पूरे लोकसभा टाइम में दिखा था कि किस तरीके से पीएम ने अपनी रैली की शुरुआत ऐसे जगह से की थी जहां एनडीए के पार्टनर्स चुनाव लड़ रहे थे। पहले इन्हें जिताओ, क्योंकि हमारे गोल्स शेयर्ड हैं, हमारे एक गोल हैं कि हमें जीत करके वहां पहुंचना है। दूसरा है ट्रस्ट, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट होना जरूरी है। अब ये बहुत ही रोचक बात है, और आप देखिए
ये जो दूसरा रीज़न मैं बता रहा हूँ, इस पर आप INDIA को परख कर देखिए। हर दल एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। उसे ये लग रहा है कि ये कहीं हमारी हिस्सेमारी तो नहीं कर रहा। पूरे इलेक्शन के टाइम में लोकसभा में भी, और अभी बिल्कुल हाल की बात करें तो दिल्ली इलेक्शन के टाइम में कांग्रेस जो की एलाई है INDIA के, उसके और आम आदमी पार्टी के बीच में शक कितनी दूरी बढ़ी थी, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। और उसमें जहर घोल रहे थे, बात तो हो रही थी यमुना में जहर घोलने की, लेकिन पूरे रिलेशन में गठबंधन के अंदर जहर घोल रहे थे कौन? तो समाजवादी पार्टी, RJD और ममता बनर्जी की तृणमूल, कि वो आकर के एक पलड़े पे खड़ी है कि भाई कांग्रेस को नहीं बढ़ने देना है। तो जो पहला रीज़न मैंने बताया कि शेयर्ड गोल्स, वो भी ध्वस्त हो रहा था, ट्रस्ट वो भी ध्वस्त हो रहा था। तीसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के दिन किसी भी गठबंधन के लिए, वो है लीडरशिप। और ये पूरी लड़ाई INDIA का जब से गठन शुरू हुआ, आप याद कीजिए, लोकसभा इलेक्शन से 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले करीब, तब से लड़ाई यहीं से चल रही थी कि लीडरशिप। और उससे भी ज़्यादा रोचक बात है कि ये लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन कोई भी एक एक्सेप्टेड लीडरशिप नहीं है जो कि सबके लिए सर्वमान्य हो। दूसरी तरफ एक लीडर नरेंद्र मोदी, और उससे नीचे भी अगर ज़रूरत पड़े कि कुछ छोटी-मोटी चीज़ों को सुलझाना है, तो उसके नीचे गृह मंत्री अमित शाह। और ये किसी भी स्टेट को आप लगातार देख रहे होंगे कि कोई एक महाराष्ट्र से कोई एक लीडर आता है, वहाँ एक आपस में कुछ चल रही होगी खींचतान। आप देख रहे होंगे, मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे बार-बार कुछ बयान देते हैं। लगता है कि शिंदे और फडणवीस के बीच में खींचतान बढ़ रही है। शिंदे आते हैं दिल्ली, अमित शाह से मिलते हैं, अमित शाह उसको कुछ बोलते हैं, मामला जाते हैं, वहाँ ठीक हो जाता है। कुछ ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं तो एक चीज़ आपने और देखा होगा अभी कि जब मुख्यमंत्री पद का शपथ हो रहा था यहीं दिल्ली में, तो मंच पर एकनाथ शिंदे के पास प्रधानमंत्री जाकर रुकते हैं, 1 मिनट कुछ बात करते हैं, और शिवसेना के अंदर इसी बात से संतुष्टि है कि प्रधानमंत्री ने बहुत तरीके से आकर के हमसे बात कर ली, मामला ठीक है। ये बात होती है एक लीडरशिप की। तो वो लीडरशिप भी वहाँ खत्म था। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी गठबंधन के लिए। लीडरशिप से भी शायद ज़्यादा बड़ी बात होती है, और वो होती है प्रबंधन की, मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, यानी वोटर, कि हमारे वोटर एक ही तो नहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि हम एक दूसरे के वोट पर ही जिंदा हैं। तो फिर एक्सपैंड करने के लिए आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। अब देखिए बिहार में, चूँकि बिहार इलेक्शन अभी आने वाला है, अब अक्टूबर-नवंबर में बिहार इलेक्शन भी होने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। वहाँ आपने कई बार देखा होगा कि नीतीश कुमार पाला बदल रहे होते थे, और फिर से वापस आकर के बीजेपी के साथ, और अब उन्होंने घोषणा की कि अब मैं कहीं नहीं जा रहा। क्यों? वो इसलिए कि आरजेडी और जेडीयू, इनके वोटर लगभग एक ही थे, आज भी करीब-करीब एक हैं। उसी वोटर को तोड़ने के लिए, आरजेडी के उसी वोटर से अपना एक वोट वर्ग तैयार करने के लिए नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा और महादलित का एक क्लास तैयार किया था, जो कि आज भी उनके साथ है। दूसरी तरफ बीजेपी का वोटर बल बिल्कुल अलग है, तो इसीलिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ यह है कि कांग्रेस का ही वोट वर्ग पूरा, उसी से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ,
उसी पर आज तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी भी राज कर रही हैं, उसी पर आरजेडी भी राज कर रहा है। तो ये लड़ाई इसीलिए जब आप देखते होंगे कि ये जो आपसी खींचतान है आईएनडीआईए में और कांग्रेस को हाशिए पे धकेलने की जो बार-बार कोशिश होती है, वो सिर्फ इन 3-4 दलों की ओर से होती है। खास तौर से यही 3 दल, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस। आखिर डीएमके की ओर से कोशिश क्यों नहीं होती? उनका वोट वर्ग अलग है। वो कांग्रेस के वोट वर्ग पर जिंदा होकर के नहीं आए हैं। उन्होंने अपना बिल्कुल अलग क्लास तैयार किया है, कांग्रेस का एक छोटा सा वर्ग तैयार किया है और इसीलिए वो उसको एकोमोडेट करता है। ये परेशानी वहां नहीं होती, दूसरी जगहों पर होती है। तो ये कुछ कारण है क्योंकि एनडीए जो है सो लगातार मजबूत हो रहा है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो क्या हम मान लें कि भाई आज के दिन सिर्फ एनडीए है, दूसरी तरफ सिर्फ बिखरे हुए दल हैं? इसकी परीक्षा होने वाली है। इसकी परीक्षा होने वाली है। बिहार में तो होगी, जहां पर जाहिर तौर पर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन होना ही है। ये दोनों की मजबूरी है, गठबंधन होना ही है। तमिलनाडु में फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि एक गठबंधन तो वहाँ कांग्रेस और डीएमके का है, एआईएडीएमके नहीं सॉरी डीएमके का है, और दूसरी तरफ बीजेपी अलग है और एआईएडीएमके अलग है। लेकिन माना जा रहा है कि वहाँ फिर से एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन होगा, तो वहाँ 2 गठबंधन आपको लड़ाई करते दिखेंगे। वेस्ट बंगाल मैं 26 तक आपको लेकर जा रहा हूं। वेस्ट बंगाल में देखिए, यही वहां पर जो है, जो दिल्ली की समस्या थी वो वहां आपको फिर से दिखेगी, ये आप मानकर चलें। क्यों? क्योंकि वहां तृणमूल कांग्रेस के लिए यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी स्पेस छोड़ना नहीं चाहते, और इसलिए लगातार जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि तृणमूल कांग्रेस का वोट इकट्ठा रहे, कांग्रेस को हाशिए पर रखा जाए, लेफ्ट को हाशिए पर रखा जाए और लड़ाई भाजपा और तृणमूल के बीच हो। तो ये अभी कुछ दिनों तक परीक्षा होनी है कि देश में सिर्फ एनडीए अब अस्तित्व में है या कोई दूसरा विपक्षी दल भी सचमुच में सामना करने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में इसकी कई झलकें दिखेंगी। हम अगली बार फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।